Good morning students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 30th of March 2023 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज वेल टोल्ड स्टोरीज हेल्प turn moment of great crisis into moment of new beginnings। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं जो कि फ्रंट पेज पे दी हुई हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 12 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। पीई फंड्स गेट टू बी प्रमोटर्स ऑफ एमएफ्स। सो फाइनली 3 साल के नेगोशिएशन, डेलिब्रेशंस और डिस्कशन के बाद इंडियन मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ने वेडनेसडे को अलाउ कर दिया है जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं इंडिया में, जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, उनको प्रमोटर्स बनने का, किस में प्रमोटर्स बनने का? इंडियन म्यूचुअल फंड्स में। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कंसोलिडेशन में एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है जहां पर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को सेबी ने अलाउ कर दिया है कि वो एज अ प्रमोटर वर्क कर सकती हैं इंडियन म्यूचुअल फंड में। अगर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात हो तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ₹41 ट्रिलियन इंडस्ट्री और उसके कंसोलिडेशन को, रिफॉर्म को, रीस्ट्रक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए या स्पीड अप करने के लिए सेबी ने यह सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है जो कि 3 साल की डेलिब्रेशन डिस्कशन के बाद हुआ है। और ऐसा नहीं कि सेबी ने सिर्फ एक यही डिसीजन लिया जहाँ पर प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को एज अ प्रमोटर काम करने की परमिशन दी। इसके अलावा कई सारे और रेंजेस ऑफ प्रपोजल्स या चेंज जो हैं वो प्रपोज किए हैं, वो अप्रूव किए हैं सेबी ने। जैसे कि म्यूचुअल फंड की जो स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड जो कुछ प्रपोजल्स थे, कुछ चेंजेस थे, वो भी सेबी ने इम्प्लीमेंट किए, अप्रूव किए हैं। ASBA लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेकेंडरी मार्केट, डेट फंड बैकस्टॉप फैसिलिटी and environmental, social and governance promotion in Indian listed companies, aligning the Indian practices with the global standard, with the global benchmark। इसके अलावा बहुत सारे और भी चेंजेस सेबी ने प्रपोज किए हैं, सेबी ने अप्रूव किए हैं into this consolidation process of mutual fund industry। हालांकि इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही वाला सेगमेंट इम्पॉर्टेंट है कि जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स है जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम पीई बोलते हैं, अब वो म्यूचुअल फंड कंपनीज में एज अ प्रमोटर काम कर सकती हैं। सो नाउ द प्राइवेट इक्विटी फर्म्स कैन बिकम द स्पॉन्सर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स and this particular change has opened an entire new business line for India's fastest growing mutual fund industry। अब जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं वो एक सेपरेट म्यूचुअल फंड इंडिपेंडेंटली सेटअप कर सकती हैं या अदर म्यूचुअल फंड जो कंपनीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके म्यूचुअल फंड इंडिपेंडेंटली या कोलैबोरेशन फॉर्म में ओपन कर सकती हैं मार्केट में, या म्यूचुअल फंड के बिजनेस में ईजिली आ सकती हैं। So now private equity firms can own the local asset management companies in terms of mutual fund companies, and definitely it will give boost to popularity of mutual fund in India। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper। Air India raises ₹40K crore loan from SBI और BOB। तो टाटा ग्रुप ओन AI ने अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ का फंड रेज किया है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री से। 2 इंपॉर्टेंट बैंक हैं जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो फ्रेश लोन जो है वो, और इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेट था उसको रीफाइनेंस करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 14K करोड़ का फंड SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा से एयर इंडिया ने लिया। और अगर इस लोन का सेग्रीगेशन देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 12,500 करोड़ का जो अमाउंट है दैट हैज़ बीन taken to refinance the existing loan and the remaining 1,500 crore has been obtained through ECLGS scheme। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS स्कीम क्या है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज अ गवर्नमेंट बैक्ड लोन गारंटी स्कीम जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इस पर्टिकुलर स्कीम को लाई थी बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, और एक सर्टेन अमाउंट का जो लोन होता है वो कोलेट्रल फ्री
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बैंक ऑफर करते हैं, जिसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के बताइए कि कब ये स्कीम आई थी और इसका बेसिक पर्पस क्या था इस स्कीम का। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो 1500 करोड़ इसके थ्रू लिए हैं एयर इंडिया ने, और बाकी जो रिमेनिंग 12500 करोड़ हैं वो एग्जिस्टिंग लोन जो है उसको रीफाइनेंस कराया है। अब क्वेश्चन ये होता है वाई दिस फंड रेजिंग। तो डेफिनेटली हम सभी को पता है कि जो एयर इंडिया है वो कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन दोनों के फॉर्म में जारी, कई सारे जो उसने बड़ी बड़ी डील्स करी हैं इंटरनेशनल मार्केट में इन ऑर्डर टू एक्वायर द फ्लीट। तो जो ये फंड रेज किया है कंपनी ने, दिस विल एक्चुअली हेल्प द एयरलाइंस एफर्ट टू एक्सपेंड इन अपकमिंग एक्सपेंशन इनटू बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। तो जो नए प्लेन्स लिए हैं, जो लीज पे एयरक्राफ्ट लिए हैं, उनकी फंडिंग के लिए ये अमाउंट यूज़ होगा। जो नई डील साइन करी है टाटा ने, उसकी फंडिंग के लिए ये अमाउंट यूज़ होगा। तो बेसिकली एयर इंडिया को रीवैम्प किया जा रहा है। नए सारे फ्लीट जो है वो एयर इंडिया ने, टाटा ने एक्वायर किए हैं, उससे डील करी है। एक्सपेंशन के लिए लोन लिया है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स को रीफाइनेंस किया है, जस्ट टू मेक श्योर दैट एआई विल बिकम द न्यू प्रॉफिटेबल एंटिटी after the acquisition of Tata. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 1 of Business Standard. SEBI unveils key reforms to protect investors market. तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी फ्रंट पेज पे यही जो सेबी का रीसेंट चेंज आया, जो सेबी ने रीसेंट रिफॉर्म्स जो अप्रूव किए हैं उसको लेकर के न्यूज़ है। ये थोड़ा सा डिटेल में है इन कंपैरिजन टू मिट। तो देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। जो एक्स्ट्रा न्यूज़ है उसको ही हम कवर करेंगे। बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को कई सारे चेंजेस अप्रूव किए, कई सारे जो प्रपोजल्स है वो अप्रूव किए फॉर द गवर्नेंस ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो म्यूचुअल फंड ब्रोकरेजेस और एआईएफ्स को कवर करते हुए सेबी ने नंबर ऑफ चेंजेस जो थे वो अप्रूव किए हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 33,000 करोड़ की बैकड्रॉप फैसिलिटी क्रिएट करी है फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स। सो जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए 33,000 करोड़ की बैकस्टॉप फैसिलिटी क्रिएट करी गई, जस्ट टू प्रिवेंट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री फ्रॉम मार्केट डिसलोकेशन इवेंट्स। So what is this term? Market dislocation event. A market dislocation event can be any market disrupting event, just like a recent example of if you talk about the recent example of market dislocation or dislocation events that include 2008 financial crisis, जिसको हम Lehman Brothers crisis भी बोलते हैं, COVID-19 पैंडेमिक भी, और रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो ही वो भी एक मार्केट डिसलोकेशन इवेंट है। तो बेसिकली मार्केट डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए 33,000 करोड़ की बैकस्टॉप फैसिलिटी सेबी ने प्रपोज करी है, सेबी ने अप्रूव करी है। इसके अलावा क्लाइंट के फंड को सेफगार्ड करने के लिए जो कि ब्रोकर्स के पास है, कई सारे जो कंपनीज उनके पास पड़ा होता है, कई सारे एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, इस तरह की कई सारी जो फैसिलिटीज़ थी वो भी सेबी ने अप्रूव करी है फॉर सेकेंडरी मार्केट। अपार्ट फ्रॉम इट, डेली अपस्ट्रीमिंग ऑफ क्लाइंट फंड हैज़ ऑल्सो बीन अप्रूव्ड। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना मनी डायरेक्टली क्लियरिंग कॉरपोरेशन या सरकमवेंटिंग ब्रोकर के साथ पार्क कर सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर सेबी के चेयरमैन ने सारे चेंजेस अप्रूवल को अनाउंस किया, लॉन्च किया, उसमें कई सारे सिस्टमैटिक रिस्क की बात भी करी, कैसे उन रिस्कों को मिनिमाइज करने की कोशिश करी है सेबी ने। ये सारे जो की चेंजेस थे वो डिस्कस किए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग। मोर ट्रांसपेरेंसी इनटू कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स हैज़ बीन इंश्योर, इकोनॉमिकल, सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ESG बोलते हैं। इसको ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोला जाता है अगर आप थोड़ा सा कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर से अवेयर हैं तो। इसके अलावा डोमेस्टिक ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर्स जो हैं उनको अब सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ESR रेटिंग और ग्रीन वॉशिंग को कर्व करने के लिए ESR जो फ्रेमवर्क है उसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। म्यूचुअल फंड जो ट्रस्टी हैं उनको डायरेक्ट किया गया है कि यूनिट होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो सुप्रीम है और उसको आप सेव करें। इसके अलावा राइटनिंग ऑफ IPOs को लेकर के भी कुछ चेंजेस किए गए। तो दीज आर द मेजर चेंजेस दैट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय सेबी फॉर कंसोलिडेशन, रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। लोकसभा पासेस कॉम्पिटिशन बिल विद प्लेंटी ट्वीक।
सो फाइनली वेडनेसडे को लोकसभा में कंपटीशन अमेंडमेंट बिल जो है वो पास हो गया। हालांकि बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए, तो एग्जिस्टिंग एक्ट जो कि सबमिट हुआ था, जो ड्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं सबमिट हुआ था, उस ड्राफ्ट में बहुत सारे चेंजेस के साथ फाइनली लोकसभा में जो हमारा नया कंपटीशन बिल है वो पास हो गया है। अगर चेंजेस की बात करी जाए तो जो मेजर चेंजेस प्रपोज किए गए हैं उसमें है एक तो पेनल्टी प्रोविजंस और मर्जर एंड एक्विजिशन। पेनल्टी प्रोविजंस में जो पेनल्टीज थी उसको इंक्रीज कर दिया गया है, रेज कर दिया गया फॉर वायलेशन ऑफ एनी provision there is now increased amount of penalty that can be imposed. Apart from it, जो merger acquisition की जो लिमिट थी, टाइम लिमिट थी merger acquisition को अप्रूव करने की, उसको भी लोअर कर दिया गया। जो टाइम लिमिट रखी गई थी उसको भी लोअर कर दिया गया है। तो पेनल्टी प्रोविजंस को इंक्रीज कर दिया गया है। मर्जर एंड एक्विजिशन की डील को अप्रूव करने की जो टाइम लिमिट सेट करी गई थी इस पर्टिकुलर प्रीवियस ड्राफ्ट में, उसको भी लोअर कर दिया गया है। इसके अलावा दैट बिल हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ थ्रेशोल्ड डील वैल्यू that will give power or that will enable the competition commission to review any transaction depending on their deal value। तो जो टोटल डील वैल्यू होती थी उसको, उसका जो थ्रेशोल्ड नंबर था, थ्रेशोल्ड अमाउंट था, उसको भी रिड्यूस कर दिया गया, या हम कह सकते हैं उसको भी एक तरह से थ्रेशोल्ड वैल्यू जो थी वो इंट्रोड्यूस करी गई है। पहली बार लाई गई कि इतनी थ्रेशोल्ड वैल्यू है और इसके ऊपर अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो कंपटीशन कमीशन के पास ये पावर होगी कि वो उस ट्रांजैक्शन को रिव्यू कर सकता है। तो एक थ्रेशोल्ड डील वैल्यू जो है वो भी इंट्रोड्यूस करी गई है और इसके ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, थ्रेशोल्ड डील वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेफिनेटली रुपी, और उस पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, कंपनीज के बीच में जितनी भी डील होंगी, उन डील को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रिव्यू कर सकता है। इसके अलावा टर्नओवर को लेकर के भी और पेनल्टी को लेकर के भी, पेनल्टी कैलकुलेशन को लेकर के भी जो चेंजेस हैं वो प्रपोज किए गए। अब जो पेनल्टी लगाई जाएगी फॉर द वायलेशन ऑफ प्रोविजन वो टोटल टर्नओवर पर लगाई जाएगी और टोटल टर्नओवर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, ग्लोबली जो कंपनी ऑफर कर रही है उसको कंसीडर किया जाएगा इंस्टेड ऑफ रेलिवेंट टर्नओवर फ्रॉम द इंडियन ऑपरेशंस। ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी इस समय जो करंट सिचुएशन है तो उसमें केवल इंडियन ऑपरेशंस को कंसीडर किया था कि इंडिया में ऑपरेशन के अकॉर्डिंग कितना टर्नओवर है, उसके बेसिस पर पेनल्टी लगाई जाती है। बट अब जो नया प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग केवल इंडिया के ही ऑपरेशन नहीं, ग्लोबल ऑपरेशन, ग्लोबल प्रेजेंस भी कंसीडर करी जाएगी फॉर इम्पोजिंग द पेनल्टी। तो टर्नओवर के बेसिस पर पेनल्टी जो है वो लगाई जाती है। पहले टर्नओवर को इंडिया में जो ऑपरेशन हो रहे होते थे, डोमेस्टिक ऑपरेशन, उनके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता था। अब टर्नओवर को ग्लोबल प्रेजेंस के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा उस कंपनी की, कि उस कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस कितनी है, ग्लोबली वो कितने प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो सेल कर रही है, और उसी के बेसिस पर उसका टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा, उसी टर्नओवर के बेसिस पर पेनल्टी इंपोज करी जाएगी। तो डेफिनेटली अब जो नया एक्ट आया है उसमें जो पेनल्टी है वो बहुत ज़्यादा पेनल्टी है, क्योंकि उसमें जो टर्नओवर कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो प्रपोज किए गए हैं। फिलहाल के लिए इस बिल को राज्यसभा में भेज दिया गया है और अगर राज्यसभा में भी ये पास हो जाता है तो ये बाद में प्रेसिडेंट के साइन के बाद दिस विल बिकम इनटू एन एक्ट। So let us see whether this particular bill become act. So these are the key changes जैसा कि मैंने डिस्कस किया। मर्जर एंड अमलगमेशन या जो एक्विजिशन की का जो टाइम लिमिट है उसको 210 से रिड्यूस करके 150 कर दिया, यानी सीसीआई को 150 दिन के अंदर किसी पर्टिकुलर डील को अप्रूव करना है। कौन सी डील को? मर्जर और एक्विजिशन की डील को। जो डील की थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, उसके ऊपर सीसीआई किसी भी ट्रांजैक्शन को रिव्यू कर सकती है। लीनियंसी प्लस मॉडल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, जहाँ पर से सीसीआई ने एक बहुत ही, या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ट्रिकी या बोल सकते हैं बहुत ही कैची सा प्रोविजन रखा है, जहाँ पर ये बोला है कि अगर कोई कंपनी अगर किसी कंपनी के कार्टल को डिस्क्लोज करती है या सीसीआई को हेल्प करती है किसी भी कार्टर के डिस्क्लोजर में, तो उसको लेस पेनल्टी लगाई जाएगी। इट मीन्स कि अगर ए, बी और सी कंपनीज ने मिलकर कार्टल फॉर्म कर रखा है फॉर प्राइस डिक्टेशन, प्राइस डिसाइड करने के लिए मार्केट में प्रोडक्ट का, और उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीसीआई, और इनमें से किसी एक कंपनी ने सीसीआई को हेल्प किया इस कार्टल के इंफॉर्मेशन को अचीव करने में, इस कार्टल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, या कोई अदर कार्टल जो कि चल रहा है
उसी सेम इंडस्ट्री में या अदर इंडस्ट्री में, तो उस पर्टिकुलर कंपनी पर जो पेनल्टी है वो कम लगाई जाएगी। तो लीनियंसी प्लस मॉडल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड where companies will be incentivized for ongoing cartel investigation to disclose the information regarding the other cartels in lieu of lesser penalty. इसके अलावा material influence has been also used to determine the control in target company for CCI approach. So a lot of changes has been proposed. तो CCI जो हमारा Competition Commission Act था 2002 का, फाइनली वो अब चेंज हो चुका है और वो नए टर्म मार्केट और नए कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो गया। लेट अस सी कि कब इसको प्रेसिडेंशियल नोट मिलता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ₹23.7 करोड़ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड लाइकली टू बी इशू इन फाइनेंशियल ईयर 20। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 23,000 करोड़ के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करने जा रही है फॉर दिस अपकमिंग ईयर। ये जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 24 जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 23,764 करोड़ के ग्रीन सोवरेन बॉन्ड इशू करने का टारगेट रखा है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर प्रोफाइल डॉक्यूमेंट ऑफ यूनियन बजट। तो यूनियन बजट यानी 2024 का जो यूनियन बजट है उसका एक्सपेंडिचर प्रोफाइल डॉक्यूमेंट पब्लिश हो चुका है और उसके अकॉर्डिंग 23,764 करोड़ के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी, जिसमें से मोस्ट ऑफ द प्रोसीड्स हैं वो रेलवे को जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 12,480 करोड़ की जो प्रोसीड्स हैं वो इंडियन रेलवे को जाएंगी। मतलब इंडियन रेलवे को पैसा दिया जाएगा उस ग्रीन बॉन्ड से। किस लिए पैसा दिया जाएगा? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोलकाता मेट्रो लाइंस। तो बेसिकली कुछ नई मेट्रो लाइंस को डालने के लिए, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए, जिसमें उसमें से 12,480 करोड़ इंडियन रेलवे को दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको 7,507 करोड़ दिए जाएंगे फॉर वेरियस स्कीम। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री को अप्रॉक्सीमेटली 2,609 करोड़ दिए जाएंगे फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इनटू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। और इन्वायरमेंटल जो मिनिस्ट्री है उसको 170 करोड़ दिए जाएंगे फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो बेसिकली जो ये 23,764 करोड़ का जो फंड रेज किया जा रहा है, ये रेलवे मिनिस्ट्री, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री, उनके बीच में ये जो अमाउंट है ये एलोकेट किया जाएगा, डिसबर्स्ड किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐड ऑन हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, और कुछ इनमें से अगर ज़रूरत पड़ी तो रिमूव भी किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए 23,764 करोड़ के फंड का फंड रेज करेगी गवर्नमेंट थ्रू ग्रीन सोवरेन बॉन्ड, जो कि पिछले साल से अप्रॉक्सीमेटली 49% ज़्यादा है। पिछले साल गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 16,000 करोड़ के मेडन ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में। उससे लगभग 50% ज़्यादा इस बार गवर्नमेंट इशू कर रही है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के लिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सेंटर टू बोरो 57.55% ऑफ फुल ईयर टारगेट इन H1 फाइनेंशियल ईयर 24। यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग का टारगेट रखा है इन ऑर्डर टू मीट आउट द फिस्कल डेफिसिट को जो डेफिसिट हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने बोरोइंग का जो टारगेट रखा है, उस बोरोइंग टारगेट का 57.5% जो है गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट हाफ में ही अचीव कर लेगी। इट मीन्स क्या है न्यूज़, जब भी गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर प्लान करती है तो एक्सपेंडिचर कैसे प्लान करती है? रिवेन्यू के बेसिस पर कितना रिवेन्यू कलेक्शन होगा। और अगर रिवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट कम एंटिसिपेट करे, रिवेन्यू कलेक्शन कम है लेकिन गवर्नमेंट चाह रही कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, या गवर्नमेंट ने ज़्यादा एक्सपेंडिचर प्लान किया है, तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में फिस्कल डेफिसिट रहेगा। यानी आपके प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े बट आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहती है, एक्सपेंडिचर करना चाहती है, खर्चा करना चाहती है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? लोन लेगी। फिस्कल डेफिसिट जो है उसको पूरा करने के लिए लोन लेगी, लोन या बोरोइंग लेगी। तो अपने रिवेन्यू के अकॉर्डिंग, अपने प्लान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि उस फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना लोन लेना पड़ेगा, कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, कितना हमारा रिवेन्यू होगा, कितना माइनस है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना लोन लेंगे। तो जो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए गवर्नमेंट ने लोन का टारगेट रखा है, ऐसा कहा जा रहा है, उस टोटल मान लीजिए 100% लोन का टारगेट रखा है, जो भी अमाउंट रखा है उसका
50 यानी 57.3% जो है गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 24 के यानी इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में ही ले लेंगे। शुरुआत के 6 महीनों में ही 50% से ज़्यादा लोन गवर्नमेंट ले लेगी एज पर द रीसेंट बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। हालांकि इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में ये जो परसेंटेज है ये कम है। पिछले साल गवर्नमेंट ने H1 में यानी फर्स्ट 6 मंथ में 59% जो अपना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था वो अचीव कर लिया था। इस बार गवर्नमेंट केवल 57.5 करी, यानी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फिस्कल कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस कर रही कि प्रोबेबली कम से कम फिस्कल डेफिसिट हो और जो टारगेट रखा गया उससे कम ही इंडिया फिस्कल डेफिसिट में रहे। द नॉर्म्स हैज बीन टू बोरो अप्रॉक्सीमेटली 60-63% इन लास्ट फ्यू ईयर्स। अगर पिछले कुछ और सालों का हम डेटा देखें तो जो एवरेज रहा है वो 60-63% यानी फिस्कल डेफिसिट का 63% तक गवर्नमेंट पहले हाफ में ले सकती है, लेकिन पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट जो है वो कम ले रही है 59% फाइनेंशियल ईयर 23 में और इस बार 57%। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन को प्रैक्टिस कर रही है। अब क्वेश्चन ये था कितनी बोरोइंग सेट करी है गवर्नमेंट ने क्या एंटिसिपेट किया कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 24 में गवर्नमेंट कितना बोरो करेगी। तो अगर अमाउंट की बात करी जाए तो गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 15.43 ट्रिलियन का जो बोरोइंग है वो प्रोजेक्ट करी है फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए, यानी 15.43 का 57% यानी 8.88 ट्रिलियन जो है गवर्नमेंट वो फर्स्ट 6 मंथ में ही ले लेगी एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। और अप्रॉक्सीमेटली 26 वीकली ट्रांचेस में गवर्नमेंट इस अमाउंट को रेज करेगी। तो 26 बार हम बोल सकते हैं 26 हफ्तों के बीच में गवर्नमेंट ये फंड इतना फंड रेज करेगी। और किस तरीके से रेस करेगी? डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। डेफिनेटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, बॉन्ड्स बोलते हैं उसको, जैसा कि हमने ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस भी किया। तो 3 साल के बॉन्ड, 5 साल के बॉन्ड, 7 साल के, 10 साल के, 14 साल के, 30 साल के, 40 साल के, यानी हम देखें लॉन्ग टर्म के डिफरेंट जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फंड को रेस करेगी। सो दिस इज द शेयर इन पाई अप्रॉक्सीमेटली 57.7% का जो अमाउंट है गवर्नमेंट उसको एग्जॉस्ट कर लेगी H1 तक। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। गूगल गेट्स NCLAT रिलीफ ऑन 4 की CCI डायरेक्टिव्स। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NCLAT बोलते हैं, उसने वेडनेसडे को CCI के डिसीजन को अपहेल्ड किया है। तो CCI ने जो पेनल्टी इम्पोज करी थी, कितनी पेनल्टी इम्पोज करी थी? 1337.76 करोड़ की पेनल्टी CCI ने इम्पोज करी थी। किस पर इम्पोज करी थी? गूगल पर। अल्फाबेट ओन जो कंपनी है गूगल, उस पर इम्पोज करी थी। क्यों इम्पोज करी थी? फॉर मिसयूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइसेस इकोसिस्टम। और इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और इस पेनल्टी के अलावा कई सारे और डायरेक्टिव्स भी इशू किए थे CCI ने, और बोला था गूगल से कि आप पेनल्टी तो आप देंगे ही देंगे और ये जो डायरेक्टिव्स हैं उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी रिसेंटली नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने वेडनेसडे को CCI का जो डिसीजन था पेनल्टी उसको तो अपहेल्ड किया, बट कुछ 4 डायरेक्टिव्स जो CCI के थे, जो कंपटीशन वॉचडॉग के थे, उनसे फिलहाल के लिए गूगल को रिलीफ दिया। तो NCLT हैज सेट असाइड द 4 डायरेक्शंस ऑफ कंपटीशन वॉचडॉग दैट हैज बीन टोल्ड टू TechGiant टू कंप्लाई विद। तो जो नॉन मॉनेटरी डायरेक्टिव्स थे, कई सारे डायरेक्टिव्स थे कि आपको जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस हैं उनको अनस्टॉल करना की परमिशन देनी चाहिए या आपको देनी पड़ेगी यूज़र्स को। आपका जो गूगल प्ले है उसकी पॉलिसीज़ को लेकर के भी कुछ चेंजेस प्रपोज किए थे कि इंडिविजुअल ऐप स्टोर जो डेवलपर्स हैं उनको अलाउ करेंगे कि वो आपके गूगल प्ले स्टोर में अपना जो एप्लीकेशन है उसको लिस्ट कर सकें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो कई सारे नॉन मॉनेटरी डायरेक्टिव्स CCI ने दिए थे। फिलहाल के लिए उनमें से 4 नॉन मॉनेटरी डायरेक्टिव्स को NCLT ने होल्ड पर रख दिया है। ये देख सकते हैं क्या क्या डायरेक्टिव्स हैं जिसको फिलहाल के लिए 4 जिनको NCLT ने होल्ड पर कर दिया है। जो प्री इंस्टॉल ऐप से रिलेटेड था, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से रिलेटेड था, डेवलपर्स के एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था। इसके अलावा जो प्ले सर्विसेज APIs हैं उनकी एक्सेस को लेकर के। तो
जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, लेकिन पेनाल्टी अभी भी गूगल पे को देनी है। बट एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि दिस इज़ वेरी बिग रिलीफ फॉर गूगल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 99.9% यूपीआई ट्रांजैक्शंस रिमेन फ्री सेज एनपीसीआई। ये न्यूज़ है एनपीसीआई के एक सर्कुलर से रिलेटेड। एनपीसीआई ने मार्च 24 को एक सर्कुलर इशू किया था ऑन इंटरचेंज फी एप्लीकेशन। एक इंटरचेंज फी एप्लीकेशन के लेकर के एक सर्कुलर डाला गया था, जहाँ पर सर्कुलर ने बोला गया था कि जो इंटरचेंज फी है वो एप्लीकेबल होगी जो मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स हैं उन पर, जो कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआईज के थ्रू होते हैं। तो पीपीआईज के थ्रू जो मर्चेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं उन पर इंटरचेंजेबल फी जो है वो इम्पोज करी जाएगी। और ये क्यों बोला था एनपीसीआई ने? दिस कम्स आफ्टर द आरबीआई proposal that made it mandatory for PPIs to be the part of interoperable UPI ecosystem। तो पहले आरबीआई ने कोई एक प्रपोजल था वो मैंडेटरी किया, या जो एक चेंज था वो मैंडेटरी किया कि जितने भी जो पीपीआईज हैं, व्हाट इज पीपीआई? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, वो पार्ट होंगे इंटरऑपरेबल यूपीआई इकोसिस्टम का। और इसी पर्टिकुलर चेंज के बाद एनपीसीआई ने डाला अपना सर्कुलर कि भाई इंटरचेंजेबल जो फी है वो एप्लीकेबल होगी जितने भी मर्चेंट ट्रांजैक्शंस होंगे पीपीआईज के थ्रू। और इसी के बाद से ये इमीडिएट डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि क्या यूपीआईज जो हैं वो फी अब लेने जा रहे हैं, इंटरचेंजेबल फी एप्लीकेबल होने जा रही है जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन है। तो उसी को लेकर के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई, जो कि इंडिया की फ्लैगशिप पेमेंट्स प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करता है, यूपीआई को ऑपरेट करता है, आप सभी को पता होगा एनपीसीआई जो है यूपीआई को ऑपरेट करता है। तो उसी को लेकर के एनपीसीआई ने बोला है कि अप्रॉक्सीमेटली 99.9% जो ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू किए जा रहे हैं, यूपीआई मीन जो जीपे, पेटीएम, ये सब जो होते हैं, इनके थ्रू जो भी किए जा रहे हैं ट्रांजैक्शन वो फ्री रहेंगे, उन पर किसी भी तरह की फीस अप्लाई नहीं होगी। So 99% of total transaction on UPI are done by linking a bank account to an UPI enable application, and these account transfers remain completely free of cost to the consumer or customers or to the merchant। But लेकिन जो अप्रैल 1 है उसके बाद से आरबीआई का जो सर्कुलर है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या सर्कुलर एप्लीकेबल हो जाएगा? अप्रैल 1 से जितने भी वॉलेट होल्डर्स हैं दे विल बी एबल टू यूज देयर बैलेंस टू पे मर्चेंट विद एनी यूपीआई क्विक रिस्पॉन्स कोड। इससे क्या होगा? जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्मॉल मर्चेंट और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इंक्रीज हो जाएगा बिटवीन बैंक्स अकाउंट एंड पीपीआई वॉलेट। तो इसी के बाद से जो इंटरचेंज फी है ये एप्लीकेबल होगी। हालांकि इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया है एनपीसीआई ने दैट इंटरचेंज फी विल नॉट बी अप्लाई टू पीयर और पीयर मर्चेंट ट्रांजेक्शंस। लेकिन जो इशूअर होगा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का, उसको अपना 15 बेसिस पॉइंट पे करने पड़ेंगे एज अ वॉलेट लोडिंग सर्विस चार्जेस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इन्फोर्समेंट ऑफ सीए नॉर्म्स फॉर यूसीबीज एडवांस्ड। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के सीआर यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को लेकर के, नेटवर्थ को लेकर के रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नॉर्म्स चेंज किए थे और हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कई सारे मेजर्स ले रही है। जो नए मेजर्स थे वो 1 अप्रैल से उनको इम्प्लीमेंट होना था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नेटवर्थ को लेकर के सरप्राइज मूव में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, वो 1 अप्रैल का जो डेट थी उसको डिक्रीज करके 31 मार्च कर दिया। यानी जो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होना था वो 31 मार्च से इम्प्लीमेंट होगा। And it has been decided that this instruction shall come into effect on March 31st, and all the other instructions of circular dated December 1, 2022 remain unchanged। तो इसके अलावा CAR और नेटवर्थ के अलावा जो अदर प्रोविजंस हैं यूसीबीज को कंट्रोल करने का, व्हाट आर यूसीबीज? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको कंट्रोल करने के लिए जो अदर प्रोविजंस हैं वो फिलहाल के लिए सेम 1 अप्रैल से, लेकिन जो CAR और जो नेटवर्थ से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको 31 मार्च से एप्लीकेबल करना होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। IDBI बैंक फाइनेंशियल बिड्स एक्सपेक्टेड बाय जून। तो IDBI में जो गवर्नमेंट का और LIC का जो स्टेक था जिसका प्राइवेटाइजेशन होना था
वो अब होगा सेकेंड स्टेज का जो प्राइवेटाइजेशन है वो फर्स्ट क्वार्टर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट क्वार्टर में शेड्यूल हुआ है एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर। यानी अप्रैल से लेकर के जून के बीच में आईडीबीआई का जो सेकेंड स्टेज का ट्रांजैक्शन है, जो सेकेंड स्टेज का प्राइवेटाइजेशन है वो होगा, जहाँ पर गवर्नमेंट और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना अपना स्टेक जो है वो डाइवेस्ट करेगी। तो कंसीडरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ऑन गोइंग डील, फाइनेंशियल बिड्स आर एक्सपेक्टेड टू कम बाय द एंड ऑफ जून एज आई डिस्कस क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। तो स्टेज 2 यानी फाइनेंशियल जो बिड्स हैं वो अब जून तक निकाल दी जाएंगी, जहाँ पर LIC अपना स्टेक और गवर्नमेंट जो है वो अपना स्टेक सेल करेगी। अप्रॉक्सीमेटली कितना स्टेक है? 60.72% का स्टेक है जिसको डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। न्यू FTP मे नॉट बैंक ऑन इंसेंटिव्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। So finally, Center is all set to unveil the new FTP. What is this FTP stands for? Foreign Trade Policy. तो जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, जो कि ऑलरेडी 2020 में हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो ख़त्म हो गई थी एग्जिस्टिंग। 2015 से 2020 5 साल की होती है, 2020 में वो ख़त्म हो गई थी और इसके बाद 6 महीने के एक्सटेंशन पर चल रही थी, वही सेम पॉलिसी को एक्सटेंड किया जाता। फाइनली नई पॉलिसी बन गई है और उसको जल्द ही गवर्नमेंट जो है वो अनवील करेगी। और इसके जो स्पेकुलेशन है वो ये कहे जा रहे हैं कि इसमें कई सारे जो इंसेंटिव्स एक्सपोर्टर्स को ऑफर किए गए थे वो नहीं ऑफर किए जाएंगे नई पॉलिसी में। यानी जो पहले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जो कि मार्च 31 तक वैलिड है, उसमें जो भी ऑफर्स जो इंसेंटिव्स दिए जाते थे एक्सपोर्टर्स को इन ऑर्डर टू बूस्ट द एक्सपोर्ट, वो सारे इंसेंटिव्स जो हैं वो नहीं दिए जाएंगे नई FTP में। एंड द फोकस एरिया फॉर न्यू FTP विल बी द डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब, ई-कॉमर्स एंड प्रमोटिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हालांकि जो प्रमोशन है वो जो फोकस है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन पर होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को एज अ एक्सपोर्ट हब डेवलप किया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डिसीजन डॉक्यूमेंट है जिसका पर्पस तो है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, चाहे वो गुड्स का एक्सपोर्ट हो चाहे वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो। और इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी लाया गया है, एक प्रॉपर विजन बनाया गया है फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जिससे कि इंडिया फॉरेन ट्रेड में बूस्ट करे। तो अप्रॉक्सीमेटली $2 ट्रिलियन वर्थ का एक्सपोर्ट जो है उसका टारगेट रखा गया है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। नई एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट लाने जा रही कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव एक्सपोर्ट को देने वाली है, नहीं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट स्कीम है वही कंटिन्यू रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स, ई-कॉमर्स को प्रमोट किया जाएगा, MSMEs को प्रमोट किया जाएगा थ्रू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंसेंटिव स्कीम। देयर इज नथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। हालांकि जो रेमिशन ऑफ ड्यूटी एंड ऑन टैक्सेस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स RODTP है वो भी properly implement हो जाएगी after this new foreign trade policy. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platform. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.